नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम ऑनलाइन क्लासेस से। मैं आशीष आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीए पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य में जो भी प्रश्न श्रृंखला जो भी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उससे जुड़े हुए प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। और अंतिम समय की क्लासेस यह चल रही हैं क्योंकि आपको पता ही है कि 31 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम है और उस हेतु यह विशेष आवश्यक है। और आपको बता दूं प्रतियोगी छात्रों हेतु भी यही प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आएंगे, चाहे वह शिक्षक भर्तियां हों या लेखपाल की भर्ती हो उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की भर्ती हो, क्योंकि हिंदी साहित्य यही है। और चलिए हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों से जुड़ते हैं, एक नई कड़ी के साथ में शुरुआत करते हैं और आपके बीच में अब कुछ अच्छी श्रृंखला लेकर के और उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में कम से कम मटेरियल दे पाएंगे, कम समय बचा है और जल्द से सुपरफास्ट तरीके से अपन लोग क्लास को समाप्त करते हैं। और जो भी भाई बहन जुड़े हैं, अगर नए छात्र हैं, हमारे नए भाई बहन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर तो करना भूलेंगे ही नहीं, ये तो पता ही है हमें। और चलिए अब मैं चलता हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है हमारी और हमें कम समय में प्रारंभ करना है, समाप्त करना है इसके पश्चात। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, दे रहा है राजभाषा का अर्थ क्या है। राजभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, विशिष्ट राज्य की भाषा या उत्तर प्रदेश की भाषा या राजकाज चलाने की भाषा। आपको बताना बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न श्रृंखला है मान्यवर, आपको बता दूं तो यह प्रश्न इनमें से आप जवाब देना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जवाब देना। आशा करता हूं कि आप लोग सुपरफास्ट तरीके से, तो इसका भी जवाब पहले नंबर का आपको जवाब देना है, इसी तरीके से देंगे कि जिससे कि जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं कह चुका हूं कि एग्ज़ाम हॉल में चाहे जवाब देरी से दें, लेकिन यहाँ पर जल्दी से जल्दी देना है, जिससे कि गलतियाँ होने में चूक ना हो। और गलतियाँ यहाँ होंगी तो सुधार वहाँ होगा, वहाँ आवाज़ आएगी, दूर तलक आवाज़ जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर गलतियाँ करने से मत चूकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहले नंबर का आपको जवाब देना, तो पहले नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें राजभाषा का अर्थ होता है कि राजकाज की चलाने की भाषा। राजकाज चलाने की भाषा को कह सकते हैं राजभाषा, जो वर्तमान में राजकाज जैसे चलाती है उसको राजभाषा कहते हैं। दूसरा बिंदु आता, दूसरा प्रश्न दिया गया केंद्र की राजभाषा कही जाती है। केंद्र की राजभाषा कही जाती है, क्या कही जाती है? संघ भाषा, संघीय भाषा, दिल्ली की भाषा या समग्र देश की भाषा। केंद्र की राजभाषा कही जाती है तो कौन कही जाती है आपको बताना है, या दूसरा नंबर का प्रश्न है। तत्काल प्रभाव से जवाब दें, क्योंकि सुपरफास्ट तरीके से आप लोग जवाब देंगे तभी मज़ा आएगा। तो केंद्र की राजभाषा कही जाती है संघ भाषा। ये पार्ट इसका सही है। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि आप लोग भी सुपरफास्ट तरीके से जवाब दे रहे होंगे। राजभाषा का सामान्य अर्थ है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? राजभाषा का सामान्य अर्थ है राज्य में बोली जाने वाली भाषा, कार्य चलाने की भाषा, राजकाज चलाने की भाषा, केंद्र सरकार की भाषा। और मैं मान्यवर ये भी बता रहा हूँ कि जो मोस्ट होता है वह भी आपको बताता जाऊँगा, जिससे कि आप लोग तत्काल जवाब देते रहें और आपको समझ में भी आता रहे कि मोस्ट हमारा जो मटेरियल है, क्लासेस भले ही हम पूरी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट भी उसमें से बता देते हैं। एक प्रश्न श्रृंखला एक क्लास में आपको कम से कम 10 मोस्ट तो बता ही देते हैं, और 10 ही होते हैं, इतना ही तो आना है। 60 नंबर का पेपर है। तो चलिए जवाब दीजिए। तीसरे नंबर का आपको जवाब देना है, जिसका भी उत्तर सही है। राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज चलाने की भाषा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर वही था, इसमें तीसरे में भी यही आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, बस थोड़ा सा प्रश्न का तरीका बदल दिया जाता है। चौथा नंबर जो कहता है सरकारी दृष्टि से राजभाषा का अत्यधिक महत्व है। न्याय के कारण, प्रशासन के कारण, सर्वाधिक प्रयोग के कारण, न्याय प्रशासन दोनों के कारण। आपको बताना है कौन सा सही है चौथे नंबर का। तो इसका जो बता दूं, इसका सरकारी दृष्टि से राजभाषा का अत्यधिक महत्व क्यों है? क्योंकि न्याय एवं प्रशासन दोनों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए यह अत्यधिक महत्व है इसका। अगला प्रश्न दिया गया 5वें नंबर का, क्या कहता है? प्रमुख रूप से राजभाषा प्रयुक्त होती है 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। प्रमुख रूप से जो है राजभाषा
कहाँ पर प्रयोग होती है आपको बताना है, कितने क्षेत्रों में। 5वें नंबर का जवाब देना है। तो आपको बता दें 5वें नंबर का जो उत्तर सही है वह 4 क्षेत्रों में प्रयोग होती है। राजभाषा प्रमुख रूप से जो प्रयोग होती है कितने क्षेत्रों में, तो 4 क्षेत्रों में। 5वें नंबर का सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न अपना 6वें नंबर का दिया गया। राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? 343(1) में, 343(2) में, 343(3) में, 343(4) में। 6वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। हम आपके प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग जवाब कब देते हैं। पहला नंबर का उत्तर जो सही है इसका 6वें नंबर का 343(1) में, यह वेरी मोस्ट भी इसको लगा लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता दूं इस तरीके की प्रश्नों की जो कड़ी है वह आपके वेरी मोस्ट में आएगी, इम्पोर्टेंट में। तो आपको बता दें यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में? 343(1) में। यह बहुत ही अच्छे तरीके की प्रश्न श्रृंखला है। और भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 7वें नंबर का आपको जवाब देना है। 7वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें 4 वर्गों में भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो जिसका उत्तर सही है 4 वर्गों में। 4 वर्गों में 7वें नंबर का आप बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न उपर्युक्त प्रावधानों में एक है, उपर्युक्त प्रावधानों में एक है, क्या है? बोलचाल में प्रयुक्त भाषा, संचार भाषा, उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त भाषा, या मंत्री वर्ग की भाषा। 8वें नंबर का प्रश्न आपको बताना है। 8वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें संचार भाषा। उपर्युक्त प्रावधानों में एक है, क्या है? संचार भाषा। बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का अर्थ है, क्या है हिंदी भाषा का अर्थ? उत्तर प्रदेश की भाषा, बिहार की भाषा, राजस्थान भाषा, राजभाषा। तो 351 में हिंदी भाषा का जो अर्थ है वह आपको बताना है। 9वें नंबर का जो उत्तर सही है वह है आपका डी पार्ट यानी राजभाषा। राजभाषा पूर्णतः सही है। हम आपको जुलहस की कामना करते हैं 9वें नंबर का। इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, क्या कहता है 10वें नंबर, राजभाषा की परिभाषा है संविधान में, न्यायपालिका में, विधानसभा में या कहीं भी नहीं। राजभाषा की जो परिभाषा है वह कहाँ पर उपस्थित है आपको बताना है। इसमें भी आपको बता दें राजभाषा की कहीं पर भी परिभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा होती है। यह परिभाषा ना तो संविधान में, ना न्यायपालिका में, ना विधानसभा में। कई लोग संविधान लगा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न उठा, राजभाषा का प्रश्न उठा गांधी की प्रेरणा के बाद। संविधान सभा में राजभाषा पर प्रश्न उठा गांधी की प्रेरणा के बाद, गांधी की धारणा के बाद, गांधी की व्यवस्था के बाद, गांधी की मृत्यु के बाद। संविधान सभा में राजभाषा पर जब प्रश्न उठा तो कब उठा? 11वें नंबर का आपको जवाब देना, जिसका उत्तर सही है आपको बता दें डी, गांधी की मृत्यु के बाद। गांधी जी की मृत्यु के बाद इस पर सवाल उठा, प्रश्न उठा। सवाल कह सकते हैं उसको, प्रश्न कह सकते हैं। अगला 12वां नंबर कहता है हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय लिया गया अगस्त 1949 में, सितंबर 1949 में, अक्टूबर 1949 में, नवंबर 1949 में। 12वें नंबर का आपको जवाब देना है। 12वें नंबर का जो उत्तर सही है आपको बता दें कि सितंबर 1949 में इसका उत्तर सही है, सितंबर 1949 में। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला हमारी चल रही है और आप लोग भी जवाब बहुत ही जल्द से जल्द दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसका 12वें नंबर का हमारा बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, लीजिए क्या कहता है। संप्रति व्यवहारिक का दृष्टि से राजभाषा बनी हुई है, संप्रति व्यवहारिक का दृष्टि से राजभाषा जो बनी हुई है हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, उर्दू, अंग्रेजी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 13वें नंबर का आपको जवाब देना है। 13वें नंबर का जो सही है आपको बता दें संप्रति व्यवहारिक का दृष्टि से राजभाषा बनी हुई है, तो वह है 13वें नंबर का आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है संप्रति व्यवहारिक रूप से दृष्टि से राजभाषा बनी हुई है। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का। 14वां नंबर क्या कहता है, व्यवहारिक दृष्टि से राजभाषा के रूप में हिंदी का अप्रयोग का कारण है। नेताओं
की मत विभिन्नता, हिंदी विरोधी नेतागण, संविधान के में संकेत, सुस्पष्ट प्रावधान। आपको बता दूं जो 13वां नंबर प्रश्न है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से राजभाषा के रूप में हिंदी के अप्रयोग के कारण है। क्या कारण है अप्रयोग का? तो आपको बता दें सुस्पष्ट प्रावधान यह कारण है कि जिससे सुस्पष्ट नहीं है प्रावधान, इसी वजह से यह क्या है, यह व्यवहारिक दृष्टि से राजभाषा का हिंदी का जो है अप्रयोग भी किया जाता है कई जगहों पर। आपको बता दें कि आप कोर्ट वगैरह में देखेंगे तो अंग्रेजी का प्रचलन है, वहाँ पर व्यवहारिक रूप से हिंदी का प्रचलन नहीं है। आपने देखा होगा कि हिंदी यदि कोई इंसान बोलता है तो हम उसके शब्दों को आँखों से पढ़ना जानते हैं कि यह व्यक्ति दुखी मन से बोल रहा है, दुखी शब्द बोल रहा है, या फिर कोई अच्छे हैप्पी वाले शब्द बोल रहा है। तो आपको बता दूं, लेकिन इंग्लिश में वर्ड जब आता है हैप्पी, तो हैप्पी कहने से आपके चेहरे में खुशी नहीं होगी, लेकिन यदि आपके चेहरे में खुशी देखना है तो आप यदि खुशी कहेंगे या प्रसन्नता कहेंगे या हर्ष कहेंगे तो इन शब्दों में आपको ऑटोमेटिक इंसान के चेहरे के भाव बदल जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी में जबकि यह नहीं होता है, अंग्रेजी में हमारी आंखें चेहरा और कोई भी चीज़ यह प्रदर्शित नहीं कर पाती है, जबकि हिंदी में प्रदर्शित कर पाती है। इसलिए इन सब को भाषा को इतनी मान्यता नहीं दी गई, लेकिन अंग्रेजी शासन के समय से अंग्रेजी शासन को मान्यता दी गई, तब से आज भी अंग्रेजी में ही आज भी कोर्ट में निर्णय लिए जाते हैं। 15वां नंबर प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, 1956 में, 1957, 1958 में। आपको बताना है 15वां नंबर प्रश्न है। 15वें नंबर का जो उत्तर सही है इसका है 1955। राजभाषा, आप चलिए सुपरफास्ट तरीके से चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में किया गया, यह आप लोगों को याद रखना होगा। और मेरे भाई बहन आपको बता दूं, यदि आपको हमारी क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही हैं तो आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न कहता है राजभाषा अधिनियम पुनः बनाया गया 1960 में, 1961 में, 1963 में, 1964 में। 16वां नंबर प्रश्न कहता है, 16वें नंबर का आपको जवाब देना है। क्या कहता है? 1900 कब बनाई गई है राजभाषा अधिनियम पुनः बनाया गया? तो कब बनाया गया आपको बताना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसका जो ऊपर का प्रश्न था वह भी 15वें नंबर का भी याद रखना है। तो 15वें नंबर का आपको मैं बता चुका हूँ। 15वें नंबर का विषय राजभाषा आयोग का गठन किया गया, यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें। 15वें नंबर का आपका इसका 1955 उत्तर सही है। और 16वें नंबर की चर्चा करें तो राजभाषा अधिनियम पुनः बनाया गया, कब बनाया गया? 1960, 1961, 1963, 64। 16वें नंबर के जवाब में आपको बता दें तो इसका उत्तर भी इसका सी पार्ट सही है 1963 में। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। और 17वां नंबर प्रश्न कहता है राजभाषा संशोधन अधिनियम बनाया गया। तो संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? 17वें नंबर के प्रश्न की चर्चा करें तो इसका उत्तर सही है 1967। आपको बता दें राजभाषा संशोधन अधिनियम बनाया गया तो 1967 में, यह आपका बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, इस प्रकार आज भी राजभाषा यथा तथा प्रज्यमान है और अल्प स्थान पा सकी है। इस तीसरा ऑप्शन कहता है स्थान नहीं पा सकी है या नाम मात्र सामंद्रत है। तो इस प्रकार से राजभाषा का क्या नज़रिया आपको देखने को, कौन सा प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को सटीक बैठता है? तो स्थान नहीं पा सकी है इस प्रकार, क्योंकि उसमें संशोधन होते रहे समय समय पर, तो स्थान नहीं पा पाई और कई चीज़ों में लोगों ने अलग अलग मानसिकता रही, इसलिए नहीं पा पाए। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हिंदी को मान्यता मिले, खड़ी बोली को मान्यता मिले, हिंदी को मान्यता मिले, लेकिन दक्षिण तरफ के जो लोग हैं, दक्षिण साइड में जो रहते लोग हैं, वो अंग्रेजी को मान्यता देते हैं। इसी वजह से विरोधाभास होने के कारण यह जो है इसी वजह से राजभाषा के तौर पर हिंदी को पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त हो पाती है। अगला 19वां नंबर प्रश्न कहता है पराधीनता से पूर्व भारत की राजभाषा थी। पराधीनता से पूर्व भारत की राजभाषा थी तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली। 19वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना, तो 19वें नंबर का जो उत्तर सही है आपको बता दें पराधीनता से पूर्व भारत की राजभाषा जो थी वह संस्कृत थी। याद रखें आप, ये पराधीनता यानी स्वतंत्रता 1947 के पहले की जो राजभाषा के तौर पर चर्चा की जाए तो उस समय संस्कृत थी, यह याद रखना है मान्यवर, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। 19वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें संस्कृत में ही टिक लगाएं। अगला प्रश्न कहता है
ऐसा नहीं कि कुछ लोग अंग्रेजी लगा दें कि अंग्रेज थे उस समय तो अंग्रेजी होगी, नहीं, संस्कृत थी, याद रखना है। मुस्लिम साम्राज्य के पतन के पश्चात राजभाषा हुई, मुस्लिम साम्राज्य के पतन के बाद राजभाषा जो हुई वह उर्दू हुई, अंग्रेजी, फारसी, हिंदुस्तानी। यह आपको बताना। 20वें नंबर का आपको बता दें तो उस समय राजभाषा के तौर पर कौन सी हुई थी, तो अंग्रेजी हुई थी। मुस्लिम साम्राज्य के पतन के पश्चात राजभाषा जो हुई वह अंग्रेजी हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न दिया गया 21वें नंबर का, और यदि कोई भी क्वेश्चन यदि गलत भी होगा तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं है। आप जो अभी दे रहा हूँ उतना लेते जाएं, और यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका एनालिसिस पुनः करेंगे और आपको बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हमारे जो स्क्रीन पर हो वो गलत हो सकता है। लेकिन आप लोग अपने अध्ययन को जारी रखें, और यदि कोई क्वेश्चन गलत होता तो आप डाउट बताएं, हम तत्काल प्रभाव से उसका समाधान करेंगे। जिन बातों की आपको जानकारी नहीं है उनके बारे में अवगत कराना यह परिभाषा है। हर्बर्ट ब्रूकर की या लेसी स्टेफेस की या C.G. मूलर की या एडविन एयरी की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, 21 का जो उत्तर है वह है लेसी स्टेफेस की। यह आपको बता दूं कि यह न माने कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु केवल है, यह प्रतियोगी छात्रों हेतु भी प्रश्न हैं, क्योंकि यही आते हैं, यही प्रश्न आते हैं। आपके राजभाषा से सभी प्रश्न दे दिए हैं मैंने, और आपके अन्य पत्रकारिता क्षेत्र से दे रहा हूँ। पत्रकारिता की चौथी सत्ता कहाँ है, किसने कहा है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पाल बेलरी ने, काका कालेलकर ने, या जेम्स मैकडोनल ने, या बर्क ने। चारों ऑप्शन दिए हैं। 22वें नंबर का जवाब देना। 22वें नंबर का जो उत्तर सही हुआ है बर्क साहब ने। तो आपको बता दें, मैं पत्रकारिता को चौथी सत्ता के तौर पर कहा है तो बर्क साहब ने कहा है। अगला प्रश्न आता है 23वें नंबर का, पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ कहाँ से? शहरी क्षेत्र से, तहसील क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, कस्बों से। पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ वह कहाँ से हुआ? 23वें नंबर का आपको जवाब देना। तो 23वें नंबर का है शहरी क्षेत्र से, ए पार्ट सही है। 23वें नंबर का पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ वह शहरी क्षेत्र से हुआ। अगला प्रश्न आता है, आज तो प्रेस ही एकमात्र रियासत है, कथन किसका है? जेफरसन का, या खंडेलकर का, ऑक्सर वाइल्ड का, या वाल्टर लिपमैन का। चारों ऑप्शन दिए गए। 24वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना। 24वें नंबर का आपको बता दूं, जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो ऑस्कर वाइल्ड का, या आज तो प्रेस ही एकमात्र रियासत है, कथन किसका है? तो ऑस्कर वाइल्ड का है, सी पार्ट सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में बाल पत्रिका है, निम्नलिखित में बाल पत्रिका कौन है? दिनमान है, चंदा मामा है, आउटलुक है, मनोरमा है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 25वें नंबर का आपको बता दें तो इसकी जो बाल पत्रिका के तौर पर कहा जाए तो चंदा मामा एक बाल पत्रिका है, ये याद रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न दिया गया 26वां नंबर कहता है, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर दृष्टि डालती है। क्या डालती है? विकास पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता, सामाजिक पत्रकारिता और सांस्कृतिक पत्रकारिता। 26वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मान्यवर। 26वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। बस जल्द ही हम समाप्त करेंगे क्लास को। आपको बता दें कि 60 से 62 प्रश्नों की श्रृंखला है हमारी, और सुपरफास्ट तरीके से 26वें नंबर का जो भाई बहन जवाब देना है तो सामाजिक पत्रकारिता आपको याद रखना है, इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है 27वां नंबर, पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग विषय है। ग्रामीण पत्रकारिता के, आर्थिक पत्रकारिता के, संदर्भ पत्रकारिता के, या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता के। 27वें नंबर का आपको जवाब देना। 27वें नंबर का पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग विषय है, ग्रामीण पत्रकारिता के, ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? माधुरी पत्रिका है, किस प्रकार की है माधुरी पत्रिका? सांस्कृतिक, फिल्मी, कलात्मक या राजनीतिक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 28वें प्रश्न का जवाब देना है तो आपको बता दें यह फिल्मी माधुरी पत्रिका है, किस प्रकार की है? तो फिल्मी है, माधुरी पत्रिका फिल्मी है, याद रखना है। कि पत्रिकाओं में भी जो उनके वातावरण है जो उनमें दिया जाता हुआ किस तरीके की पत्रिकाएं हैं, यह भी प्रश्न आते हैं मान्यवर। तो आपको याद रखने होंगे कि कौन सी पत्रिका में क्या मटेरियल आता है। सांस्कृतिक आता है, फिल्मी आता है, कलात्मक आता है, राजनीतिक आता है, या बाल साहित्य। तो आपको वही चीज़ें बताई जानी है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में किसका प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना थी? एक क्रांतिकारी घटना थी उर्दंड मातरंड का, हिंदी प्रदीप का, सुधा का, या सरस्वती का। चारों ऑप्शन है। 29वें नंबर का जवाब देना है तो 29वें नंबर का आपको बता दें हिंदी प्रदीप का एक क्रांतिकारी घटना थी। याद रखना, पत्रकारिता के क्षेत्र में किसका प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना थी? तो प्रदीप। अब अगला प्रश्न दिया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है?
सर्वाधिक सरल प्रकाशन माना जाता है? विज्ञान पत्रिकाओं का, आर्थिक पत्रिकाओं का, फिल्मी पत्रिकाओं का या बाल पत्रिकाओं का? 30वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो 30वें नंबर में आपको बता दें फिल्मी पत्रिकाओं को सर्वाधिक सरल प्रकाशन माना जाता है। सरल प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं वह हैं फिल्मी पत्रिकाएं, याद रखना है। यह बहुत ही अच्छी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आता है आपका 31वें नंबर का, क्या कहता है? दुनिया में समाचार पत्र ही एक उत्पाद है जो लागत से कम पर कर बिकता है, यानी लागत से कम पर बिकता है। आपको पता है, याद होना चाहिए कि दुनिया में समाचार पत्र ही एक ऐसा उत्पाद है जो लागत से कम कर बिकता है। लागत से कम होता है यानी कि लागत इसकी अधिक होती है लेकिन सस्ते में बिकता है। सच्चाई यही है कि यदि समाचार पत्रों के पेजों का आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि पेपर होता है, जो उसमें पेपर लगा होता है, उसका मूल्य अगर देखा जाए तो उसका मूल्य आपके पेपर के मूल्य से ज़्यादा होगा। जो पेपर 5-7 रुपए का मिलता है, वास्तविकता यही है कि उसके पेजों का मूल्य जो होगा उससे ज़्यादा होगा अगर आप खरीदने जाएंगे। लेकिन आपको वह छपने के बाद, आपके विंडो तक आने के बाद, आपके डोर पर आता है और आपके दरवाजे पर भी डालने वाला जो है, और जितने पत्रकारिता करते हैं उनमें से या फिर जो छापते हैं वो, और जो पेज है उसकी वैल्यू होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी लागत से कम पर बिकता है। यह केवल किसका, यह कथन किस शख्सियत का है? राजकिशोर का है, डॉक्टर मीरा यानी का है, वाल्टर लिपमैन का है, काका कालेलकर का है। जबकि यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह किसका कथन है यह बताना है। तो 31वें नंबर का आपको बता दें तो यह राजकिशोर साहब का कथन है। यह बहुत ही अच्छा कथन मुझे भी लगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के तौर पर कह सकते हैं, इसको भी याद रखें। स्वतंत्र देश की समस्याएं व्यक्त होती हैं क्षेत्रीय पत्रकारिता से, ग्रामीण पत्रकारिता से, राष्ट्रीय पत्रकारिता से, सामाजिक पत्रकारिता से। 32वें नंबर का आपको जवाब देना है तो राष्ट्रीय पत्रकारिता से स्वतंत्र देश की समस्याएं व्यक्त होती हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता से। 33वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है ज्ञान और विचार शब्दों में, ज्ञान और विचार शब्दों और चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचना पत्र कला है। यह कथन किसका है? मीरा रानी, काका कालेलकर या खंडेलकर या एडविन एमरी का? आपको बताना है। 33वें नंबर का जवाब देना है तो आपको बता दें खंडेलकर का यह कथन है, याद रखना है। ज्ञान एवं विचार शब्दों के चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचना पत्र कला है, तो यह उनका कथन है खंडेलकर का। अगला प्रश्न है आपका 34वें नंबर का, खेल के विषय में संवाद लिखे जाते हैं 2 प्रकार से, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। खेल के विषय में संवाद लिखे जाते हैं तो 34वें नंबर का आपको जवाब देना, जिसका उत्तर सही है आपको बता दूं 34वें नंबर का आप लोग जवाब दे रहे हैं, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, ए पार्ट उनका बिल्कुल सही है। 2 प्रकार के खेल के विषय के संवाद जो लिखे जाते हैं 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दिया गया है 35वें नंबर का। 35वां नंबर क्या कहता है? इन संवादों में एक है आगामी, अग्रिम, अचल, पूर्वकालिक। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 35वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जाए तो 35वें नंबर का उत्तर जो सही है अग्रिम। इन संवादों में एक है क्या है? अग्रिम। अगला प्रश्न, संसद कार्यवाही प्रकाशन अधिनियम लागू हुआ। संसद कार्यवाही प्रकाशन लागू हुआ 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1956 में। आपको जवाब देना। 36वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 36वें नंबर का 1956 में संसद कार्यवाही प्रकाशन अधिनियम लागू हुआ 1956 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट के आप डिक्शनरी में अपनी डाल लें। अगला प्रश्न कहता है 37वां नंबर, गीता के शुभ दृष्टि है। गीता की शुभ दृष्टि है पत्रकारिता, समाचार पत्र। आपको बताना 37वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो इसका उत्तर जो सही है पत्रकारिता है। गीता की शुभ दृष्टि है तो पत्रकारिता है, यह याद रखना है। अगला प्रश्न है जर्नल। जर्नल शब्द से निर्मित जर्नलिज्म शब्द है। जर्नल शब्द से निर्मित जर्नलिज्म शब्द है संकीर्ण है, विकीर्ण है, व्यापक है, विस्तृत है। चारों ऑप्शन देना है, चारों में से कौन सा सही है। 38वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो 38वें नंबर का आपको बता दें तो यह व्यापक है। जर्नल शब्द से निर्मित जर्नलिज्म का शब्द जो जर्नलिज्म शब्द है उसका मतलब है व्यापक, यानी व्यापक कोई किसी भी चीज़ का बिल्कुल एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करना बहुत ही अच्छे तरीके से, तो व्यापक इसका सटीक एक
एक शब्दावली के अनुसार उसका अर्थ हो सकता है। अगला प्रश्न दिया वो मोस्ट भी है, याद रखें, उसको भी मोस्ट लगा लें, मैं बोल चुका हूँ तो मोस्ट ही लगा लें। अगला प्रश्न 39वें नंबर का, आजकल की पत्रकारिता से सर्वस्व, आजकल की पत्रकारिता से सर्वस्व स्वीकार किया है कला को, व्यवसाय को, व्यावसायिकता को या उदारता को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 39वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ तो 39 का जो उत्तर सही है वह व्यावसायिकता को कहा गया है। आजकल की पत्रकारिता को सर्वस्व स्वीकार किया गया, व्यावसायिकता यानी कि यह व्यवसाय करने का एक तरीका है। अगला प्रश्न दिया गया है 40वें नंबर का, पत्रकारिता के संदर्भ में गांधी जी महत्व देते थे सम्यक दृष्टि से समदृष्टि को या दूरदृष्टि को या सहज दृष्टि को। चारों ऑप्शन दिए गए। 40वें नंबर पर पहुंच गए। 40वें नंबर का जो है समदृष्टि को पत्रकारिता के संदर्भ में गांधी जी जो महत्व देते थे वह समदृष्टि को देते थे, यानी जिसमें इंसान की दृष्टि सभी जगहों सभी पक्षों में समान हो। यह बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न 41वें नंबर का, आधुनिक पत्रकार कला। आधुनिक पत्रकार कला पुस्तक है किसकी? बद्रीनाथ कपूर की, खानडेलकर की और डॉक्टर कंवर की, अर्जुन तिवारी की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही? 41वें नंबर का, जो भी भाई बहन लगा रहे हैं तो आपको बता दें खानडेलकर की आधुनिक पत्रकार कला पुस्तक जो है खानडेलकर की है, मोस्ट है, इसको भी इंपॉर्टेंट की डायरी में डाल लें अपने। अगला प्रश्न दिया गया जर्नलिज्म शब्द व्युत्पन्न है, कहाँ से व्युत्पन्न हुआ जर्नलिज्म? जर्नी से, किस फ्रेंच शब्द है तो फ्रेंच शब्द जो व्युत्पन्न है फ्रेंच शब्द, तो जर्नी से, मरमी से, हरनी से, करनी से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। जर्नलिज्म शब्द व्युत्पन्न हुआ तो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ? यह 40वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना। 42वें नंबर का, 42 का जो उत्तर सही हुआ जर्नी से, फ्रेंच शब्द है या जर्नी से उत्पन्न हुआ, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रत्येक पत्रकार अंततः है, वो उसको याद रखें, वेरी मोस्ट के अंतर्गत ही आएगा जर्नलिज्म। प्रत्येक पत्रकार अंततः है रचनाकार, कलाकार, साहित्यकार, प्रतिकार। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 43वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ तो 43वें नंबर में आपको बता दें साहित्यकार। प्रत्येक पत्रकार जो अंततः कहला सकता है उसको कह सकते हैं साहित्यकार के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास कई प्रकार के साहित्य होते हैं, कई प्रकार की उसको एनालिसिस करने पड़ते हैं, इसलिए उसको साहित्यकार की लिस्ट में रखा जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 44वें नंबर, सरस्वती पत्र का प्रारंभ हुआ 1915 से 1916, 1918, 1920। चारों ऑप्शन दिए गए। 44वें नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो इसका उत्तर सही है 1920। सरस्वती पत्र का प्रारंभ हुआ कब? 1920 में। यह उत्तर सही है आपका। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वेरी मोस्ट भी लगा लें उसको। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इसके ऊपर जो बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 45वें नंबर, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बने साहित्यकारों में एक है दूधनाथ सिंह, नागार्जुन, जिनेंद्र कुमार, डॉक्टर रघुवंश। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 45वें नंबर का आपको बताना है तो आपको बता दें जिनेंद्र कुमार जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बने साहित्यकार में से एक हैं, तो यह हमारे जिनेंद्र जी हैं और मोस्ट भी है, याद रखें। अगला प्रश्न कहता है 46वें नंबर का, समालोचक पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1902, 1903, 1904, 1905। 46वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ तो इसका जो उत्तर सही है 1902। समालोचक पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1902 में हुआ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हंस पत्रिका का प्रारंभ हुआ। हंस पत्रिका का प्रारंभ हुआ 1925 से, 1930 से, 1931 से, 1932 से। आपको बताना है। यह 47वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 47वें नंबर का जो उत्तर सही है 1930 से। हंस पत्रिका का प्रारंभ हुआ 1930 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहता है 48वें नंबर क्या कहता है? कल्याण पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? बनारस से, बस्ती से, गोरखपुर से, गाजीपुर से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। और 48वें नंबर का जो उत्तर सही है गोरखपुर से। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ वह गोरखपुर से हुआ, याद रखने योग्य बात है, यह आपको पता होना चाहिए। 48वें नंबर प्रश्न का चर्चा हो चुकी है। 49 नंबर का प्रश्न कहता है पत्रकार जिस शैली का प्रयोग करता है वह क्या है? समास, व्यास, आगमन, निगमन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 49वां नंबर। 49वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो समास, पत्रकार जिस शैली का प्रयोग करता है। मैं बता दूं कि प्रतियोगी छात्रों के लिए जो यह मटेरियल है सोना है, यह प्रतियोगी छात्रों के लिए। बीए पाठ्यक्रम के दौरान तो अभी इस बार पेपर हो रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में हिंदी, अगर आप सामान्य हिंदी के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं तो यह सोना है, इसको उठा लो,
अन्यथा चूक जाओगे। यह सच्चाई है। आप लोग यदि बीए के पाठ्यक्रम के बाद प्रतियोगी छात्र बनने जा रहे हैं तो यह प्रश्न कई सोने प्रश्न है, समझ लीजिए। इसमें से जो मैं दे रहा हूँ, परोस रहा हूँ आपके थाली में, एक अच्छा व्यंजन परोस रहा हूँ आपकी थाली में। इसको थाली को समझें, यह थाली लगी हुई है आपके सामने। एम ऑनलाइन क्लासेस की थाली में यदि आप भोजन करेंगे तो निश्चित ही है आपका पेट भरेगा, अर्थात आपके जो नंबर होंगे वह वास्तव में अच्छे आएंगे। क्योंकि आप लोगों को जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ, उतना मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। केवल और केवल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एकमात्र आपका YouTube चैनल, आपका घर का चैनल है यह, और यही आपको प्रोवाइड करा रहा है मटेरियल। क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी ने, आप ही के मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझे प्रेरणा दी, उन्हीं ने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्हीं के लिए यह प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जो भी मटेरियल है वह अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जितना गैसिंग पेपर भी हो सकता है उतना मोस्ट भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। पत्रकार जिस शैली का प्रयोग करता हुआ है, समास याद रखें, ये पार्ट बिल्कुल सही है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। भले ही टाइम लूँगा, आपको क्लासें विस्तृत दूंगा, लेकिन बहुत ही कम समय में अच्छी दे रहा हूँ। पत्रकारिता में चरमावस्था होती है। चरमावस्था होती प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, मध्योपरांत में। यदि पत्रकारिता जो करते हैं वही इस चीज़ को जान पाएंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं तो आपको जानना तो जरूरी है, क्योंकि आप हिंदी के छात्र हैं। यदि हिंदी आपके प्रश्न में आना है तो इन सब चीज़ों को जानना होगा। 50वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, आपको बताना है। पत्रकारिता चरमावस्था होती है, तो प्रारंभ में होती है चरमावस्था, याद रखें। ये पार्ट सही है, मोस्ट है यह मोस्ट है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 51वां नंबर, पत्रकार के लिए घातक होती है। पत्रकारिता के लिए क्या घातक होती है? कल्पनाशीलता, अति कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता या संवेदनहीनता। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 51वें नंबर का आपको जवाब देना है। 51 नंबर का अति कल्पनाशीलता इसमें घातक होती है, जबकि कल्पनाशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदनहीनता भी होनी चाहिए थोड़ा, लेकिन अति कल्पनाशीलता यह घातक हो सकती है, इसलिए अति कल्पनाशील ना बने। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह सकते हैं? 52वां नंबर कहता है पत्रकारिता समाज का बिंब है, दर्पण है, निर्माता है, धर्म विधाता है। यह आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पत्रकारिता समाज का क्या होती है? दर्पण होती है। जो भी समाज में हो रही घटनाएं होती हैं उन पर प्रकाश डालती है, दर्पण है। जो दिखता है वही आपके आईने के सामने, वही पेपर में आपको दे दिया जाता है, जो समाज में होता है वही दिखा दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है 53वां नंबर, पत्रकारिता का लक्ष्य है अनुदात्त, उदात्त, अभद्र, निकृष्ट। चारों ऑप्शन दिए, पत्रकारिता का क्या लक्ष्य है 53वें नंबर का? तो उदात्त। उदात्त इसका लक्ष्य है, यह याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। इसको अगला प्रश्न है 54वें नंबर का, मैं चौथा खंबा हूँ ऐसी घोषणा का कर्ता पत्रकार है। यह घोषणाकर्ता का पत्रकार कौन है? अर्जुन तिवारी, राजेंद्र यादव, प्रभास जोशी या राजकिशोर। चारों ऑप्शन दिए, मैं चौथा खंबा हूँ। मैं चौथा खंबा हूँ यह किस शख्सियत का? प्रभास जोशी का यह कथन है या उनकी घोषणा है कि मैं चौथा खंबा हूँ, कहा है उन्होंने अपने आप को। बहुत ही अच्छा है, वेरी मोस्ट है, याद रखें। नारद संवाददाताओं के पूर्व पुरुष हैं, ऐसा कथन है। राजकिशोर का, रामेंद्र का, डॉक्टर मीरा रानी का, केपी नारायण का। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 55वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो केपी नारायण आपका सही है, डी पार्ट। हम आपको जलो इसकी कामना करते इसी तरीके से जवाब देते रहें। प्रभास जोशी संबद्ध रहे माधुरी से, आलोचना से, हंस से, जनसत्ता से। किस समाचार पत्र या पत्रिका से जो प्रभास जोशी संबद्ध रहे? तो प्रभास जोशी का आपको नाम बताना है। 56वें नंबर की चर्चा कर रहा हूँ, तो 56वें नंबर का जो भाई बहन जनसत्ता से, जनसत्ता अभी समाचार पत्र आता है, आप लोग जानते हैं, प्रभास जोशी इससे संबंध रहे, डी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर का, क्या कहता है? ध्यान दें, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, कथन है।
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, शाहिर लुधिया नबी का यह कथन है, अकबर इलाहाबादी का कथन है, नौशाद अली का कथन है, या अकबर लंकार का कथन है। जब मतलब तोप का कोई प्रयोग ना हो पाए तब अखबार निकालो। अखबार का प्रयोग यानी कलम से क्रांति, यानी कलम का प्रयोग कितना ज़्यादा जरूरी है आपको समझ सकते हैं। तो 57 नंबर का आपको प्रश्न का जवाब देना है। 57 नंबर का जो प्रश्न है वह है आपका अकबर इलाहाबादी, बी पार्ट सही है। 97 नंबर का हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, पत्रकारिता रणभूमि से भी अधिक श्रेष्ठ है। पत्रकारिता रणभूमि से भी श्रेष्ठ है, एक ऐसा कथन है सीजी मूलर ने, हर्बर्ट ब्रूकर ने, जेम्स मैकडोनाल्ड ने, या लेसी स्टेफेस ने। यह कथन किसका है आपको बताना है। यह कहा है, किसने कहा है? पत्रकारिता रणभूमि से भी अधिक श्रेष्ठ है। 58 नंबर का जो प्रश्न है वह आपको जवाब देना है। तो इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें, जेम्स मैकडोनाल्ड ने कहा है, यह कथन है, ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है मोस्ट है और उसको आप मोस्ट की श्रेणी में रख लें। आधुनिक पत्रकारिता विभक्त की गई है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। 59वें नंबर का आपको बता दें तो 5 भागों में आधुनिक पत्रकारिता विभक्त की गई, 5 भागों में, याद रखें। अगला प्रश्न है 60वां नंबर, कहता है बस 62 प्रश्नों की श्रृंखला है, जल्दी समाप्त करने वाले संदर्भ पत्रकारिता हेतु संदर्भ सेवा के वर्ग हैं। संदर्भ सेवा के वर्ग हैं 8, 9, 10, 11, चारों ऑप्शन दिए गए। 60वें नंबर का आपको जवाब देना है। जो भाई बहन जवाब दें, संदर्भ पत्रकारिता हेतु संदर्भ सेवा के वर्ग हैं तो 8 हैं। ये पार्ट इसका सही है, आपका उत्तर ये पार्ट सही है। लीजिए 61वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। उपर्युक्त के कथन उपर्युक्त के अंतर्गत एक वर्ग है, श्रेष्ठ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, फोटो फाइल, भंडार रक्षा। 61वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो जिसमें संदर्भ ग्रंथ उपर्युक्त के अंतर्गत एक वर्ग है। पत्रकारिता के संदर्भ में सेवा वर्ग के तौर पर कहा जाए तो सेवा वर्गों की चर्चा की गई, जिसमें 8 बताया गया। उनमें से एक वर्ग इनमें से जो जौन सा है वह है संदर्भ ग्रंथ, यानी बी पार्ट सही है 61वें नंबर का। अगला प्रश्न क्या कहता है, 62वें नंबर क्या कहता है, विकास पत्रकारिता के अधीन विकासात्मक लेखक होता है, सहज, जटिल, श्रमसाध्य या शोधपरक। 62वें नंबर का आपको जवाब देना तो इसका है शोधपरक। विकास पत्रकारिता के अधीन विकासात्मक लेखक जो होता है वह शोधपरक होता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने हमारे बीच में बने रहे। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने हमारे बीच में बैठ करके आज क्लासेस ली और बहुत ही आनंद के साथ में क्लासेस ली। और आशा करता हूं कि आपके जो प्रश्न हैं इसी से जुड़े हुए प्रश्न आने वाले हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। लगातार आपके प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ रही है और आप लोग, मुझे पता है कि मोस्ट प्रश्नों को भी आप रीड कर रहे होंगे, बार बार नोट किया होगा या आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर बार बार आप क्लासेस को देख रहे होंगे। आप क्लासेस को कंटिन्यू देखें, क्योंकि एक क्लास को आपने अभी तक अगर देखी हैं पूरी क्लासें, एक बार पुनः रिवीजन आज से मौका है। आज से मौका है कि आज से शुरुआत कर दें, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। 31 तारीख को पेपर है, आपके केवल और केवल 1 दिन बचा है। तो आपको मेहनत करनी है आज ही से प्रारंभ कर दें। प्रत्येक क्लास को 2 से 3 बार देख लें, आप लोगों का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी और आप सीख जाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अब मैं विदा लेना चाहूँगा, अगली क्लास में हो सकेगा तो मिलते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक से शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। और यदि पीडीएफ चाहिए हैं, जो भी नए छात्र हैं वह टेलीग्राम पर जाकर के एम ऑनलाइन क्लासेस चैनल सर्च करें, उस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपके लिए पीडीएफ प्रस्तुत है। चलिए, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।